51 किलो की माला बताई जा रही है और बहुत ही बड़ी माला है। मेरे साथियों और बड़े अभिभावकों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए। जल्दी से बैठिए, बैठो, आप भी बैठो। ये नौजवान आपसे कहना बैठो, ऐसे नहीं होता प्यार, ऐसे तो उसको तो अनुशासनहीनता कहते हैं। इतनी संख्या में इसके पास जंगल हो, अगर मनोबल को बढ़ा दे तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कमजोर वर्गों का राज होगा और नीला कबूतर की सोना हो, चारों तरफ नीला बाग होगा। प्यारे साथियों, महामानव तथागत गौतम बुद्ध, धर्मगुरु सतगुरु नारायण, गुरु वाल्मीकि जी, संत गाडगे जी, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार मदन यादव, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महाराणा रामसूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मां अल्लाबाई होलकर, मां अंतिकाबाई लोधी, मां झलकानी बाई, मां फातिमा शेख, मां पूनम देवी, संतराम बीए प्रजापति जी, बाबू सिद्धराम जोशिया जी, मानव दीना माना वाल्मीकि जी और मानव साथ श्री काशीराम जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्यारे साथियों, मैं एक बात अपनी बात को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं, और ये जो बात है ये संकल्प भी है। अगर मेरे खून का कतरा कतरा भी महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए या आपकी आंख का आंसू पूछने के लिए लग जाएगा, तो मैं आज वचन देकर इस पावन अवसर में कहता हूं कि कभी मैं उस खून के कतरे की परवाह नहीं करूंगा। मेरी बात संवैधानिक देश है, यहाँ लाठी डंडे बंदूकों से आप हिंसा तो कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें अपने महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। अगर हमारे महापुरुष चाहते तो हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेते, लेकिन हिंसा हमारे महापुरुषों के आधार पर जवाब देते और उसके साथ जवाब देते। आज का जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है और इसमें जो कमजोर वर्ग का नौजवान आया है, उस नौजवान को मैं संदेश देने के लिए आया। मेरे मत में इस तरफ मेरी बहनें, उससे बड़ी छोटी, बड़े अभिभावक, पार्टी के समाज नेतागण, ये सब लोग जिम्मेदार हैं, समझदार, लेकिन असली चिंता आपको लेकर है। असली चिंता आपको लेकर है कि अगर आप नौजवानों ने ये ऐसो आराम, अंधविश्वास, पाखंडवाद का जीवन छोड़ के समाज का नेतृत्व करने के लिए अपने निर्णय लिया, संकल्प लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस देश में पुनः गुलाम हो जाएंगे, जिस तरह के हालात हो रहे हैं देश के अंदर। इसलिए मैं यहाँ से शुरू करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक हमारा 5 समाज का परिवार है, जिनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं, और आपने जो भाईचारा बनाकर संदेश देने का काम
काम किया है, इससे शाम तक लखनऊ की नींद तो खराब होगी, लेकिन रात में नींद दिल्ली के लोगों को नहीं आएगी। साथियों, कमजोर वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है, ये राजनीतिक भाईचारा नहीं है। मैं आज के नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का जो आंदोलन नायकों के रूप में चलाया है, आज की जाति व्यवस्था में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप हर जगह के चिंतन मनन करना कि मैंने जो बात आपसे कही वो क्यों कही और आपको करना क्या। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, महासावित्री फूले, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, जिन्होंने अन्याय अत्याचार उपलब्ध करने का काम किया, जिन्होंने उस समय में 2 दर्जन के करीब स्कूल खोल के कमजोर वर्गों के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पढ़ाने का काम किया, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आज जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनको हम सैनी कहते हैं, मौर्य कहते हैं, साक्य कहते हैं, कुशवा कहते हैं। ये पूरा एक वंश है और ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर से पहले हमारे नायक है, हमारे गुरु। उनके बाद आरक्षण के जो जनक है, जिन्होंने 1902 में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया, वो छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको हम लोग पूर्व नाम के रूप में जानते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग के आज की जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग में। उनके बाद जिन्होंने विश्वास पापड़वाद में चोट की, टीवी पे रामानंद स्वामी, आज का जो हमारा बाल बघेल समाज है, वो इसी समाज के रूप में और हमारे नायक के रूप में चल रहे हैं। पहले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, ये सब महापुरुष जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, सामाजिक न्याय सिखाया, ये पिछड़े वर्ग के लोग। और आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। किनको? महामानव बुद्ध को, गुरु कबीर को, और जिनको देखा नहीं, क्योंकि बाबा साहब 1891 में अवतरण हुआ उनका, और 1990 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले यहाँ से परिनिर्वाण प्राप्त कर। जिनको देखा नहीं, उनके संघर्ष, उनके विचार और उनके तमाम तरह के जो कार्य उन्होंने किए, उसके आधार पर उन्होंने गुरु माना। तो जिनको बाबा साहब ने गुरु माना, वो हमारे गुरु हुए नहीं हुए, आप बताओ। तो ये पिछड़ा वर्ग जो है, ये हमारा परिवार है, अपने परिवार के साथ हमें मिलजुल के रहना, किसी भी कीमत पे हमारा भाईचारा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बात मैंने आपके सामने, क्योंकि समाज धर्मों में बदला है, समाज धर्मों में बदला है, और क्योंकि हम जाति व्यवस्था में पैदा होते हैं, तो मेरा चाचा भी मेरी जाति का, मेरा मामा भी मेरी जाति का, मेरी बुआ भी मेरी जाति की, मेरा फूफा भी मेरी जाति का, मेरा दादा भी मेरी जाति का, मेरी मौसी भी मेरी जाति की। ऐसे जाति व्यवस्था के अंतर्जाल में हम लोग पैदा होते हैं कि हम जाति को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस देश का बड़ा सच ये है कि पहले वर्ण और फिर जातियां वो लोगों को कुचलने के लिए और ऊंच नीच की भावना को बढ़ाने के लिए देश में बढ़ाएंगे। एक ही प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा, जिसके माथे पे कुदरत ने कुछ नहीं लिख के भेजा, न जाति, न धर्म, न वंश, उसको इतने भागों में बांट के व्यवस्था ने इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों को हासिल करने का जो षड्यंत्र किया है, उससे हमें खबरदार होना पड़ेगा। इस देश में दो विचारधारा है, एक जो मानवतावादी विचारधारा, जिसके पहरेदार हम लोग हैं, जिसके पहरेदार आप लोग, जिसके पहरा देने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए मेरे भारत धन्यवाद है। और एक दूसरी विचारधारा, जिसको हम गैर बराबरी पे आधारित मूल्यवादी विचारधारा कहते हैं, जो ऊंच नीच की बात करती है, जो छोटे बड़े की बात करती है, जो ऊंचे नीचे की बात करती है, मजबूत हो। दूसरा वर्ग है अन्याय, जितना अन्याय होगा उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत हो। तीसरा है असत्य, जितना असत्य फैलेगा, जितना झूठ फैलेगा, उतना मनुवादी व्यवस्था मजबूत हो। और
चौथा है अज्ञान। जितना अज्ञानता फैलेगी, जितना भ्रम फैलेगा, उतना ही मनुवादी व्यवस्था मजबूत हो। और इसकी काट भी जो है वो 4 आई है। लोकतांत्रिक भारत में 4 आई इसकी काट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग के लोग अगर भाईचारा बना ले तो मैं लिख के देता हूँ। आज मैं गांव में निकल के आया हूँ और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, लेकिन अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में जितने गांव पड़े हैं वो दलित पिछड़े वर्ग के गांव है, क्योंकि उन घरों की हालात बताती है कि 75 साल बाद भी वो गांव सुख सुविधा संपन्न नहीं हो पाया है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर कोई घर सामने सड़क पे घर बन गया है तो पलस्तर नहीं है, दरवाजे नहीं है, घर के आंगन में जो व्यवस्था है वो खुद बताती है कि इस परिवार का आदमी सुबह पढ़ाने जाता है, तब शाम के टाइम बच्चों के पेट में रोटी और उनके लिए व्यवस्था होती है। ये किसकी देन है? क्या देश गरीब है? नहीं। मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, मैं लोकसभा में बैठकर हर एक चीज पे ध्यान देता हूँ। देश गरीब नहीं है, लेकिन एक देश का धान, देश की संपत्ति, देश की जमीन चंद मुख्य बलों के हाथ में। जब तक धन धरती राजपाट का बराबर बंटवारा नहीं होगा, तब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। मेरी बात को आप याद रखें। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को गौर करो। देश आजाद हुआ कब? जोर से बताओ, जोर से बताओ। आजादी के बाद मजबूत आनी चाहिए। कब आजाद हुआ? अभी यार बहुत कमजोर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। संविधान तैयार हुआ। असली आजादी कब आई? जब संविधान लागू हुआ और संविधान ने निश्चित किया कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, किसी को भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, स्थान के आधार पे भेदभाव का शिकार नहीं किया जा सकता। अवसर की समता होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, वोट का अधिकार होगा और इस वोट के अधिकार के जरिए आप अपने बीच के व्यक्ति को ताकत में ला सकते हो। और मैं 2 चीजों के आज आपसे बात करूं। अभी हमारे यहाँ SIR हो रहा, SIR पर डिबेट हुई। पता नहीं आप सब लोगों ने सुने, लेकिन अगली 5 मिनट में मैं आपको एहसास करवाना चाहता हूँ कि देश में कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर एक चीज के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, छीनना पड़ा। प्यारे भाइयों बहनों और मेरे कांग्रेस समाज के पहरेदारों, मैं आपको याद दिलाता हूँ 1919 की। 1919 में से पहले देश में 3% लोग वोट देते थे। कितने % लोग? जोर से बोल के बता दो, कितने % लोग? फिर मानटेगो जेल को सुधार समिति आई, सुधार हुआ और सुधार में क्या हुआ कि वोट देने का अधिकार उनके पास होना चाहिए जो टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? वोट देने का अधिकार उनके पास बिजनेस में, व्यापार में बहुत सारे संपत्ति है। और लोग जुड़े, ऐसे लोगों को भी जो राजा महाराजा के परिवार के हैं, ऐसे लोगों को भी वोटों का अधिकार चाहिए। फिर वो लोग जुड़े जो बहुत पढ़े लिखे, वोटों की संख्या बढ़ हो गई 15%। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इस देश में जब इस देश की संख्या भारत अंग्रेजों के गुलाम था 30 लाख से 30 करोड़ से ज्यादा थी, तब यहाँ 80 लाख लोग वोट करते थे। सुधार होने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को देखा, उन्होंने ट्रंप पर आपत्ति दर्ज कराई और पहली बार बहिष्कृत हिंदुस्तानी महासभा के जरिए अपना मेमोरेंडम दिया कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, हम गुलामों के गुलाम हैं, लोग, इसलिए वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए। फिर गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और बाबा साहब अम्बेडकर ने तर्क के आधार पे अंग्रेजों के सामने इस बात को साबित किया कि जब तक अंतिम बालिक व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में लोकतंत्र वोट नहीं करता है। तब और बाकी लोग उनके अंदर में काम करेंगे तो कभी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ आपको पता है? इसके बाद ये परिवर्तन हुआ
कि कमजोर वर्गों को वोट का अधिकार। मैं आपको और जानकारी देता हूं, उन 80 लाख वोटर में एक भी महिला नहीं थी, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति। उन 80 लाख लोगों में सिर्फ पुरुष थे, और पुरुष भी सामान्य जाति के थे, और सामान्य जाति में भी जो संपन्न थे। उन संपन्न जाति के, सामान्य जाति के लोग वोट करते थे। आप महसूस करके देखो, अमीर अगर वोट करेगा तो गरीब को करेगा या अमीर को करेगा? बताओ आप मुझे, किसे करेगा? गरीब को अमीर वोट कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर की सिफारिशों पे इस देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और जो अन्य पार्टी के अल्पसंख्यक है, वो भी उन सबको, जैन है, सिख है, बौद्ध है, मुसलमान है, सबको वोटिंग राइट। ये वोट का अधिकार है। जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, बड़े बड़े कामों वाले राजा महाराजाओं के वंशज हमारी गलियों में, हमारे बच्चों में आते, हमारे पैर छूते हैं, हमारे पैरों पर हाथ लगाते हैं, हमारी माँ बहनों से अपने सर पे हाथ लगाते हैं, हमारे बीच में बैठ के खाना खाते हैं, छोटे भाईचारे का दिखावा करते हैं, और सिर्फ इतनी आते हैं कि इनकी वोट बदल जाए और इनकी वोट देके हम लोग राजा बन जाए। इस देश में कब तक कमजोर वर्गों के लोग लूटते पीटते चले जाते रहेंगे, इसका फैसला आने वाली पीढ़ी को करना है। प्यारे साथियों, इस देश में कितने वर्ग के लोगों के लिए काका कालेकर आयोग कमीशन बना? काका कालेकर आयोग से पहले जब 1931 में गणना हुई थी तो 52% पिछड़ा वर्ग था। कितने परसेंट? 52%। काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आई, केंद्र की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें कचरे के डब्बे बन थी। लंबे समय तक कचरे के डब्बे में, फिर उसके बाद मंडल कमीशन बना, और फिर से पहले सरकार ने सुविधा देने के लिए पिछड़े वर्ग आयोग की बात कही, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। फिर देश में मंडल कमीशन बना, और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई, और मंडल कमीशन जब लागू हुआ, सिफारिश लागू हुई, 2 सिफारिशों से ये तय हुआ कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के भाइयों को मिलेगा। और कई प्रदेश ऐसे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी संख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रदेश ऐसे हैं जहां आज तक भी 27% कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में अभी 27% रिजर्वेशन लागू है, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी को 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। असल तो यह होना चाहिए था, मगर ये नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब तक चमचागिरी का तेल लगा रहेगा बहुजनों की लाठी पर, तब तक 10% हावी रहेगा, 90% की छाती पर रहेगा। ये चमचागिरी का तेल जब तक नहीं उतारोगे, जब आपका मंडल कमीशन का आंदोलन चला, जिसकी 2 सिफारिशें लागू हुई, तब इस देश में धार्मिक यात्रा निकाल के कमांडर की आपके पूरे आंदोलन को कुचलने का काम इस देश में जो लोग राजकाज में बैठे लोगों ने किया, और आप लोग आपस में रहते रहे। इस वजह से आज भी आपके घरों के ऊपर पलस्तर नहीं हुआ है, जबकि यहाँ दूसरी तरफ इसी प्रदेश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 55,000 बीघे जमीनें हैं, जिनके फल 20 बीघे में तो है, और मेरे दलित पिछले कमजोर किसान मुसलमान लोगों के पास, इनके पास रहने के लिए 20 गज जमीन भी नहीं दी देश में प्रदेश में। प्यारे साथियों, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हर जगह खड़ा रहता हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैं नहीं खड़ा हुआ। जब जयप्रकाश पाल जी की बलिया में हत्या कर दी गई, तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगने का, संघर्ष करने का काम किया। जब मेरठ में आकाश पाल की बीच के हत्या कर दी गई, इतनी वैसी भी वो हत्या, इस तरह के हालात में इस बच्चे को देख नहीं पा रहे थे, जब वो हत्या कर दी गई, बांध के मार के, तो अकेले चंद्रशेखर और हमारे साथी खड़े थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और जिन नेताओं को वोट देकर आपने गद्दू उठाया, वो घर में बिस्तर तान के सो रहे थे। अगर ठंड में कोई लड़ने काम कर रहा था तो वो 3 महीने मत कर बैठे।
प्यारे साथियों, गोस्वामी में हमारी 5 समाज की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, तो जब मैं वहां गया तो रास्ते बंदे के झूठ बोलकर मुझे गेस्ट हाउस में जाकर रिटेन कर दिया और उन्हें पूरी तरह जो हमारे लोग खड़े थे उनके साथ हिंसा करा के 85, 80, 90 लोगों को हमारे जेल में भेजने का काम किया। उनको लगा कि जेल में बैठने से लाख लोग कर जाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सरकार को, हम डरने वाले लोग नहीं। जीवन एक बार है, हमने एक बार तय कर दिया है कि मौत तक क्या दिया जाए, हम अपने लोगों को अधिकारों के बिना रहने नहीं देंगे। इस बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मुझे एक मीडिया के सामने आके कहा कि चंद्रशेखर भाई इतनी बड़ी बेटी है, एक टीवी चैनल में कहा, मैंने उससे कहा टीवी चैनल वाले भाई ज्यादातर लोग पैसा लेके काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं, बड़े बड़े काम पर रखे हैं। हम लोगों को देखभाल हम लोगों के पास देने को पैसे नहीं है, इसलिए वो हमारे रेडियो कवर नहीं करने आते। तो मैं बहुजन मीडिया के साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो वहां अपना काम छोड़ के आए हैं और हमारे आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये जो हमारे सोशल मीडिया के बहादुर शेर बैठे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कब तक छुपाओगे, कब तक दबाओगे, कब तक रास्ते में बाधा होंगे? एक दिन आएगा इस वीडियो को काट करके हम अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मुझे जब मैं आ रहा था एक सज्जन मिले तो मुझसे पूछने लगे, चंद्रशेखर भाई आपने तो बहुत सारे टेलीग्राम कर दिए, तो आपने मुझे दिखाया नहीं दिखाया? मैंने उनसे कहा, पहले मैंने उनकी तरफ देखा, फिर मैंने उनको कहा कि आपके सुझाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ना तो मैं मुहूर्त देख के पैदा हुआ हूँ कि मुहूर्त शुभ है या शुभ है, ना ही मैं मुहूर्त शुभ अशुभ देख के मरूंगा, और ना ही मैं मुहूर्त देख के कोई काम निश्चित करता हूँ। मैं तो मानता हूँ हमारे लिए सबसे शुभ मुहूर्त वो है जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं और हम अपने फैसले को निर्धारण करने के लिए जाते हैं कि हम किसको ताकत देने जा रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, एक सवाल यहाँ आया था कि चंद्रशेखर भाई लोग तो वोट आते हैं लेकिन वोट नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे काम में कोई कमी है? क्या अभी भी हमें कोई दिशा देनी बाकी है? अगर ताकत बढ़ेगी तो क्या बदलाव होगा? मैं बताता हूँ क्या बदलाव होगा। ताकत बनेगी तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है वो घोटाला किसी भी कीमत पे नहीं हुआ। ताकत बनेगी मतलब लेखपाल भर्ती में 700 से ज्यादा सीटों का घोटाला करने का काम सरकार ने किया है, वो घोटाला करने की हिम्मत सरकार नहीं कर रही है। ताकत बनेगी तो पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं घूमेगा। ताकत बनेगी तो महिलाओं को घर में रोजगार मिलेगा। ताकत बनेगी तो बहनों के लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे डिग्री कॉलेज, अच्छे स्कूल बनेंगे। ताकत बनेगी तो अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। ताकत मिलेगी तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कराने का काम करेंगे हम लोग। फिर कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, निजी क्षेत्रों में 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था लागू कराने का हम लोग काम करेंगे। मेरी बात पे आप करना। और उसके बाद आप देखना क्या होगा। प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सैन, कुशवाहा, बेदराम, मल्ला, विश्वकर्मा, यादव, जाटव, जाट, गुर्जर, तमाम लोधी, तमाम जो पिछड़ेवर्ती जातियां हैं, दुनिया, चौहान, राजपूत, तमाम पिछड़ेवर्ती के बच्चे हमारे, उन सबको नौकरी रोजगार करने का मौका मिलेगा। जब उनके जेब में पैसे आएंगे तभी वो अपनी माओ के आंसू पूछ पाएंगे। वरना इस देश में कब तक भूखे जाते रहकर, कब तक भूखे जाते रहकर आप लोग अन्याय के साथ सहते रहोगे। प्यारे भाइयों, आपने भाईचारा सम्मेलन रखा है। भाईचारा सम्मेलन तो सफल बना दिया है। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ, क्यों से बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे?
भाईचारा बनेगा तो क्या होगा पता है? भाईचारा बनेगा तो राज आएगा, और राज आएगा तो स्वाभिमान सम्मान का जीवन लेके आएगा। मेरी बात को ध्यान। मैं तो एक गरीब परिवार में जन्मा। मेरी माँ दूसरों के खेत में घास लेके आती। मैं स्कूल से आता था, उस घास की गंदी को पकड़ के लेके आता था कि अपनी माँ का बोझ थोड़ा सा कम कर सके। और मेरी माँ इसलिए घास लेके आती थी कि दूध बेच के वो कुछ पैसे जुटा सके और हमारी जरूरतें पूरी कर सके। आज भी हमारी माँ बहनें बहुत बड़े पैमाने पे भेजना होते हुए खेतों में जाके घास लाके दूध बेच के अपने घर को चलाने का काम करते। मैं ऐसी मातृ शक्ति को जमीन करता हूँ। मैं उस मातृ शक्ति की हिम्मत को दाद देता हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि दूर नहीं कि किसी के खेत में मेरी माँ बहनों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात आएगा तो इस सारी सरकारी जमीन का बंटवारा करके गरीबों में बांटने का काम करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भले ही आपके पास नहीं आता हूँ, भले ही आपके घरों पर नहीं पहुंचता हूँ, भले ही आपके हाथ में नहीं पाता हूँ, लेकिन मतलब जगह कहता हूँ, अगर आंदोलन आगे बढ़ता रहा और आपने सहयोग आशीर्वाद वोट के रूप में दिया तो वो दिन दूर नहीं कि हर घर में चंद्रशेखर काम के रूप में आएगा, आजाद समाज पार्टी काम के रूप में आएगी। जब आपके बच्चों को नुकसान मिलेगा जब आपके घरों में सुख आएगी और जब आंसू आएंगे तो वो खुशी के होंगे बात के ताकत को रोकने के लिए। और वो ताकत मेरी नहीं रोकना चाहते, वो किसी ताकत रोकना चाहते, वो आपकी ताकत रोकना चाहते, वो आपको कमजोर करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर उनकी ताकत बढ़ेगी तो उनके यहाँ मजदूरी कौन करेगा। मेरी बात बहुत याद रखना। उनके बर्तन कौन बनाएगा, उनकी चटाई कौन बनाएगा, उनके खेतों में काम कौन करेगा। तमाम तरह के जो उनके अपमान का जो काम करना पड़ता है वो कौन करेगा। उनके सफाई का काम कौन करेगा, सीवर में कौन उतरेगा, मैला कौन उठाएगा। इसलिए कह रहा हूं, नौजवानों को कह रहा हूं, खूब पढ़ो, ज्ञान में पीछे मत रहो, एक रोटी कम खाओ जो गांधी जी महाराज कहते थे, लेकिन पढ़ो और पढ़ाओ, ज्ञान हासिल करो, शिक्षा हासिल करके रोजगार की तरफ को बढ़ो, अंधविश्वास पागलवाद को बढ़ो, भाईचारा बनाओ और संवैधानिक रूप से संघर्ष करके ऊंची ऊंची कुर्सियों में पहुंचो और उन कुर्सियों में पहुंच के अपने गरीब कमजोर लोगों का हाथ पकड़ने का काम करो, उनके हाथ पूछने का काम करो। मैं और आप एक है, मैं भी इसी परिवार से निकल के आऊं, लेकिन मेरे भाइयों थोड़े खाने से काम नहीं करेगा। जब तक आप अपनी बस्तियों में गाँव जाके भूल कमेटी नहीं बनाओगे, सेक्टर कमेटी नहीं बनाओगे, भाईचारा कमेटी नहीं बनाओगे, जब तक अपनी क्षेत्रों में एकजुट में समाज को एकजुट नहीं करोगे तब तक आप